हर सुबह हमारे पास दो चुनाव होते हैं। पहला, अपने सपनों के साथ सोते रहें। दूसरा, उठें और उन सपनों के पीछे भागें। अब चुनाव आपको करना है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सौंपी नवनिर्वाचित सांसदों की सूची। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी रहे साथ। चुनाव में लगाई गई आचार संहिता भी की गई समाप्त। दिल्ली में आज एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक। नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने की प्रक्रिया को दिया जाएगा अंजाम। शपथ ग्रहण की तारीख पर भी लगेगी अंतिम मोहर। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू। शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस और भूटान के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। अन्य विदेशी मेहमानों के भी सम्मिलित होने की संभावना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लू से बचाव की तैयारियों और अस्पतालों में आग की दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च अधिकारियों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के दिए गए निर्देश। आग लगने की स्थिति में मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों को निकालने के लिए बनाई गई एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना। T20 विश्व कप में हुआ पहला उलटफेर। अमेरिका की नई नवेली टीम ने सुपर ओवर में हराया पाकिस्तान को। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नवनिर्वाचित सांसदों की सूची सौंपी। अब राष्ट्रपति नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी, जिसमें 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव के बाद लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया के सफल समापन पर बधाई दी। पूरे देश की ओर से उन्होंने चुनाव आयोग, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, अभियान और मतदान के प्रबंधन और अधीक्षण में शामिल अन्य सरकारी अधिकारियों और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य के लोगों के मत की पवित्रता को बनाए रखने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए अथक और लगन से काम करने के प्रयासों की सराहना की। सबसे बढ़कर उन्होंने करोड़ों मतदाताओं की भी सराहना की, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पूरी तरह से हमारे संविधान और भारत की गहरी और अडिग लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद गुरुवार को आदर्श आचार संहिता को हटाने की भी घोषणा कर दी। आदर्श आचार संहिता हटाने के साथ ही अब सरकारें जनहित में नीतिगत फैसले ले सकेंगी। गौरतलब है कि बीते 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आज संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने नवनिर्वाचित सांसदों की एक बैठक आयोजित करने वाला है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट, जनता दल एस और एनडीए के अन्य घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे। नवनिर्वाचित सांसद नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे। नरेंद्र मोदी को उनके नेता के रूप में उनके लिए ये तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
शपथ ग्रहण समारोह रविवार 9 जून को होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम तिथि की आधिकारिक पुष्टि अभी तक बाकी है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब मोदी सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही भूटान के पीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य देशों के भी नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचने वाली हैं। जी हां, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 9 जून की दोपहर तक दिल्ली में रहेंगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को संभावित बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के संसद में पंजीकरण की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। इस प्रक्रिया के लिए संसद पहुंचे तेलंगाना की मेदक संसदीय सीट से चुने गए बीजेपी सांसद एम रघुनंदन राव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फतेह टीपू ने बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। 18वीं लोकसभा के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं तेलंगाना के मेडक से लोकसभा सांसद रघुनंदन राव जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको कि पहली बार देश की संसद में चुन करके पहुंचे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि चूंकि आप पहले विधायक भी रहे, वहां पर भी आपने विधानसभा में काम किया, देश की संसद में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मुद्दे आपके क्या होंगे और क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी? जी, मैं तेलंगाना से एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेदक बोल के एक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हमारा जिले की तो इतना हिस्ट्री है, ये पुराने में जब इंदिरा जी तकलीफ में था तब 1980 में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 बार कांग्रेस जीता, 6 बार टीआरएस पार्टी जीता। 1999 में एक बार भाजपा का एमपी का सांसद का नाते आले नरेंद्र बोल के एक भाई साहब ने जीत के आया था। उसके बाद 25 ईयर्स के बाद पहली बार अभी भाजपा का सांसद बन के मैं इतना दूर आया। प्रोफेशनली मैं एक वकील का नाते बहुत अच्छा केसेस करता था हैदराबाद में, और विधायक का नाते भी तेलंगाना मूवमेंट में भी हमारा जिले का इश्यूज है, मैं लगभग 20 साल से वो इश्यूज के ऊपर फाइट कर रहा था। हमारा जिले में मेन तकलीफ ये है, हमारे को इंडस्ट्रियलाइजेशन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ, बाकी का 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज तड़प रहा इंडस्ट्रीज के लिए। अभी वो सुपर सैचुरेट हो गई वो जगह। हम ये बोलना चाह रहा था, एक ORR बोल के हमारा एक रिंग रोड आया जी। अभी और एक रिंग रोड ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया, वो RRR बोल के एक मंजूर किया, रीजनल रिंग रोड बोल के। ये दोनों के बीच में जो इंडस्ट्रीज 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोकेट होके है, ये इंडस्ट्रीज को हम उधर तरफ से, बाकी का 5 विधानसभा तरीका तरफ से लेके गए थे, उधर का अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा हम दूर कर सकते हैं। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये हैदराबाद को लग के रहता। तो हमारा को पहली डिमांड यह है, ट्रैफिक ज़्यादा इशू है। नेशनल हाईवेज 2-3 नेशनल हाईवेज मेरा पार्लियामेंट्री एरिया से चले जाता, उसमें एक मेट्रो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी तक आके रुका हुआ है। वो मेट्रो को एक्सटेंशन करना मेरा पहले ये काम है, उसीलिए मैं काम करता हूँ। और जो ट्रैफिक इशू है, जो अनएम्प्लॉयड इशू है, जो पोल्यूशन इशू भी है, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा आ गए वहाँ पोल्यूशन भी आ गए, उसको भी हम लोग ये परिष्कार। ट्रैफिक की बात आपने की, बेरोजगारी की बात की, उसके अलावा आपने पोल्यूशन की बात की। चूँकि 5 साल आपको देश की संसद में रहने का मौका मिलेगा, और आपके दिमाग में क्या प्लान है कि जिसको आप इसके माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, विद माई एक्सपीरियंस, मैं 20 साल में पॉलिटिक्स में रहने की वजह से पब्लिक को क्या चाहता है, उन लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, लास्ट में उन लोगों को क्या होना, लार्जर इंटरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं पब्लिक के लिए। पहले एक हरा ये केंद्रीय विद्यालय लाया, नई एक एकलव्य स्कूल को लाया, नई एक रेलवे स्टेशन को नया मंजूर लाया, नई एक रेलवे लाइन को लाया। ऐसा जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक्सपेक्ट करता है, वैसे ही वो काम की तरफ से आगे बढ़ता हूँ। दूसरा चीज़ है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, लाइक BHEL इज लोकेटेड इन मेदक डिस्ट्रिक्ट, BDL इज देयर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज देयर। वहाँ एक बदनामी चल रहा भाजपा के ऊपर, NDA सरकार के ऊपर, ये प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज कर रहा बोल के एक
वो वर्कर्स का जो भी तकलीफ है, वो वर्कर्स का जो भी दिल में नाराज है, वो नाराज को दूर करने के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज में क्या हो रहा, असल सच क्या है, वो हमारा एम्प्लॉय सोदर को, ब्रदर्स को बताने के लिए हम कोशिश करेंगे। मेडक की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में तीसरी बार हम गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला है 2-3 दिन के अंदर। नरेंद्र भाई साहब ने मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार आके प्रचार भी करके गए, तो ई नोस द प्रैक्टिकली क्या तकलीफ है मेरठ जिला का लोगों को। तो जो तकलीफ हमारा लोग फेस कर रहा है, वो तकलीफ को मैं प्रधानमंत्री जी के सामने रखे, जरूर हमारा मेदक का इच्छा, मेदक लोगों का इच्छा, बहुत बड़े बड़े लोग जो केसीआर तेलंगाना बोलता था, वो केसीआर भी मेदक का एमपी था, सांसद था, जिस दिन पार्लियामेंट में उन्होंने था, वैसे इंदिरा जी भी था, वैसे बड़े बड़े लोग जितने भी रिप्रेजेंट किया मेरे से पहले, उन लोगों से क्वाइट डिफरेंट तरीके से मैं लोगों का वॉइस को, आई विल बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। जो लोग पार्लियामेंट तक उन लोगों का डिमांड्स नहीं ला सक पा रहा, उन लोगों का डिमांड को मैं पार्लियामेंट तक ला के, जैसा मैं सांसद का बनने से पहले विधायक का नाते असेंबली में बात करता था, लोगों का तकलीफों को उठाता था, वैसे ही जो गरीब लोगों का है, जो महिलाओं का है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का है, वो सब लोगों का इश्यूज़ को प्रधानमंत्री जी के सामने रखे। मैं तो हमारे ज़िले के लिए काम करेगा, दैट विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेंसर टीवी से बात करने के लिए। तो रघुनंदन जी का साफ मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने भी इनके कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में जाकर के प्रचार किया था और मेडक के लोगों का जो दर्द है उसको उन्होंने महसूस किया था, और तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर पॉल्यूशन का मुद्दा है या फिर मेडक में जो ट्रैफिक की समस्या है, उसको वो आने वाले समय में उठाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, सेंसर टीवी। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी के महीनों के दौरान लू से बचाव की तैयारियों और अस्पतालों में आग की दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने इस वर्चुअल बैठक का संचालन किया। बैठक के दौरान बताया गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। आग लगने की स्थिति में मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों को निकालने के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाई गई है। साथ ही सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्चतम स्तर के अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा दुर्घटनाओं पर पूर्वाभ्यास किए हैं। ओडिशा में पूरे राज्य में हीट वेव कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए दस्तक यानी घर घर जाकर अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा ने सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों में आवश्यक दवाओं और लॉजिस्टिक सुनिश्चित करने के लिए समर्पित वित्तीय आवंटन किए हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय किया जा रहा है। दिल्ली ने भी सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अग्निशमन व्यवस्था के लिए निर्देश और एसओपी जारी किए हैं। वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम में हिस्सा लिया, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष निवेशकों, स्वच्छ अर्थव्यवस्था कंपनियों और स्टार्टअप को स्थायी अवसंरचना, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश जुटाने के लिए एक साथ लाया गया। वाणिज्य सचिव ने IPF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन के दौरान इस फोरम को एक अनूठा मंच बताया, जिसने वैश्विक निवेशकों, परियोजना समर्थकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों को एक साथ आने का अवसर दिया। ये प्रयास हिंद प्रशांत क्षेत्र में सतत बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। IPEF के तहत निवेशक फोरम को संबोधित करते हुए बर्थवाल ने भारत द्वारा 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विशाल निवेश अवसरों को रेखांकित किया। ये निवेश विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और EV
तथा इसके बुनियादी ढांचे के परिवर्तन सहित स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला से संबंधित है। IPEF द्वारा चुनी गई शीर्ष 100 जलवायु टेक स्टार्टअप कंपनियों में 10 भारतीय कंपनियां शामिल रहीं। इस दौरान 25 से अधिक भारतीय कंपनियों को 100 से अधिक वैश्विक निवेशकों के साथ भारतीय परियोजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। और बात कर लेते हैं T20 विश्व कप की। T20 विश्व कप 2024 में पहला उलटफेर हो गया है। विश्व कप की संयुक्त मेजबान अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अमेरिका ने सुपर ओवर में मैच जीतकर इतिहास रच दिया। T20 विश्व कप 2024 का 11वां मुकाबला ये टाई रहा। सुपर ओवर में अमेरिका ने पाकिस्तान को मात दे दी। टूर्नामेंट में अमेरिका की ये दूसरी जीत है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। जवाब में अमेरिका ने भी निर्धारित ओवर में 3 विकेट खोकर 159 रन बना दिए। मैच टाई रहा। ऐसे में सुपर ओवर से इसका नतीजा निकाला गया। सुपर ओवर में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों पर 18 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद आमिर ने ये ओवर किया। जवाब में बाबर आजम एंड कंपनी सुपर ओवर में 1 विकेट खोकर मात्र 13 रन ही बना सकी। अमेरिका की ओर से सुपर ओवर भारतीय मूल के सौरभ नेत्रावलकर ने किया और इस तरह अमेरिका ने अपना दूसरा मैच जीत लिया। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। 7 जून साल 2019 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने की घोषणा दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। भोजन को सुरक्षित रखना एक जटिल प्रक्रिया है जो खेत से शुरू होती है और उपभोक्ता पर समाप्त होती है। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए इस दिन को मनाने की जरूरत समझी गई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में भोजन को संरक्षित करने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और सतत विकास के योगदान और खाद्य प्रदूषण को रोकने के लिए यह दिन अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन FAO खाद्य श्रृंखला के सभी पहलुओं के साथ खाद्य सुरक्षा की देखरेख करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 7 जून साल 1979 को भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। देश के पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के करीब 4 साल बाद भारत ने अपना पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 प्रक्षेपित किया। इसे आज ही के दिन वोल्गोग्राद स्पेस स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। इसका वजन 442 किलोग्राम था और इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने वाला यह उपग्रह इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेना ने नॉर्मैंडी में डी-डे की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित समारोह के दौरान फ्लाईओवर का हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य विश्व नेताओं ने उस वक्त खड़े होकर तालियां बजाई जब फ्रांसीसी वायुसेना ने ओमाहा के बीच के ऊपर आसमान को देश के रंग में रंग दिया। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस हैरत अंगेज वीडियो के साथ। आप ये वीडियो देखिए और मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।